आज हम भौतिकी के 3 सबसे जाने पहचाने शब्दों पर बात करेंगे। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। लेकिन हम एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, सालों साल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भौतिकी के हिसाब से वो सैटेलाइट कोई कार्य नहीं कर रहा है? बिल्कुल जीरो। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? इतनी तेज रफ्तार, इतनी दूरी और फिर भी कोई काम नहीं। इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इन 3 शब्दों के असली मतलब को समझना होगा, जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल से बहुत अलग और ज्यादा दिलचस्प हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इन गहरी अवधारणाओं को बहुत ही सरल तरीके से परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि एक घूमता हुआ सैटेलाइट आखिर कोई काम क्यों नहीं कर रहा, और इस प्रक्रिया में कार्य, शक्ति और ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करना। बिल्कुल, शुरू करते हैं कार्य की गुत्थी से। तो सबसे पहले यही समझते हैं, जब हम कहते हैं कि मैंने दिन भर बहुत काम किया, तो हम अपनी मेहनत की बात कर रहे होते हैं। लेकिन भौतिकी में कार्य का मतलब मेहनत नहीं है। बिल्कुल नहीं। भौतिकी बहुत बेरहम है। वो आपकी थकान या पसीने की परवाह नहीं करती। उसके लिए कार्य तभी होता है जब 2 शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली, आपने किसी चीज पर बल लगाया हो, और दूसरी, वो चीज उस बल की वजह से अपनी जगह से हिली हो। अगर दोनों में से एक भी चीज गायब है तो कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर मैं पूरी ताकत से दीवार को धक्का दूं, थक कर पसीना पसीना हो जाऊं, लेकिन दीवार 1 इंच भी न हिले, तो मैंने शून्य कार्य किया। भौतिकी की नजर में बिल्कुल शून्य। आपने बल तो लगाया, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिली, मतलब विस्थापन 0 हुआ। इसलिए कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम बल की दिशा और चीज के हिलने की दिशा के बीच के रिश्ते को देखते हैं। और मुझे लगता है यही हमारी सैटेलाइट वाली पहेली का जवाब छिपा है। ये एकदम सही। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक रस्सी से बंधे पत्थर को अपने सिर के ऊपर गोल गोल घुमा रहे हैं। आपका हाथ रस्सी को लगातार केंद्र की ओर, यानी अपनी तरफ खींच रहा है। ये हुआ बल। लेकिन पत्थर हर पल आगे की ओर जाना चाहता है, वृत्त की परिधि पर। यह हुई उसकी गति की दिशा। अब देखिए, आपका खिंचाव अंदर की तरफ है और पत्थर की गति ठीक 90 डिग्री के कोण पर आगे की तरफ है। मतलब बल और गति की दिशा में कोई तालमेल ही नहीं है, वे एक दूसरे के लंबवत हैं। और जब भी बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। आपका हाथ पत्थर की सिर्फ दिशा बदल रहा है, उसे तेज या धीमा करने में कोई ऊर्जा नहीं दे रहा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी सैटेलाइट को ठीक उसी तरह अपनी ओर खींचता है, जबकि सैटेलाइट आगे की ओर बढ़ता रहता है। बल और गति की दिशा में हमेशा 90 डिग्री का कोण बना रहता है। इसलिए पृथ्वी सैटेलाइट पर कोई कार्य नहीं करती। लेकिन रुकिए, ये थोड़ा अजीब है। अगर मैं एक भारी सूटकेस उठाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक सीधा चलती हूँ, तो मैं तो बहुत थक जाती हूँ। पर यहाँ भी तो मैं सूटकेस को ऊपर की तरफ उठाए हुए हूँ, ये हुआ बल, और चल आगे की तरफ रही हूँ, ये हुआ विस्थापन। यहाँ भी तो 90 डिग्री का कोण है। तो क्या भौतिकी ये कहती है कि मैंने इस सूटकेस पर कोई कार्य नहीं किया? ये एक शानदार सवाल है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। और हाँ, भौतिकी के अनुसार आपने उस सूटकेस पर आगे ले जाने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया। आपकी ऊर्जा सिर्फ उसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाए रखने में खर्च हो रही है, उसे आगे बढ़ाने में नहीं। आपकी थकान जैविक है, भौतिकी का कार्य नहीं। ये तो कमाल है। तो कार्य सिर्फ तब होता है जब बल और विस्थापन की दिशा में कुछ तालमेल हो। हाँ, और ये तालमेल 3 तरह का हो सकता है। पहला, पॉजिटिव कार्य। जब आप किसी चीज को धक्का देते हैं और वो उसी दिशा में आगे बढ़ती है, जैसे किसी रुकी हुई गाड़ी को धकेलना। यहाँ आप उस गाड़ी को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, उसकी रफ्तार बढ़ा रहे हैं। और दूसरा फिर नेगेटिव कार्य होगा। बिल्कुल, ये तब होता है जब बल गति की दिशा के खिलाफ काम करे। जैसे जब कोई तेज रफ्तार गोली एक लकड़ी के गुटके में घुसती है, तो गोली तो आगे जा रही है, लेकिन लकड़ी का रोकने वाला बल पीछे की तरफ लग रहा है। ये नेगेटिव कार्य है। लकड़ी उस गोली की ऊर्जा को छीन रही है, उसे धीमा कर रही है। घर्षण बल, मतलब फ्रिक्शन, हमेशा नेगेटिव कार्य करता है। तो पॉजिटिव कार्य ऊर्जा देता है, नेगेटिव कार्य ऊर्जा छीनता है, और 90 डिग्री पर होने वाला शून्य कार्य सिर्फ दिशा बदलता है। अब ये तस्वीर साफ हो रही है। और इसे मापते कैसे हैं? इकाई क्या है इसकी?
इसकी मानक इकाई जूल है। जूल। बस इतना समझ लीजिए कि ये ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा है। ठीक है, तो हमने देखा कि दीवार को धकेलने में कोई कार्य नहीं होता, भले ही हम थक जाएं। लेकिन एक बक्से को पहली मंजिल तक ले जाने में जरूर कार्य होता है। पर क्या उस बक्से को 1 मिनट में ले जाने और 1 घंटे में ले जाने में कोई फर्क है? बिल्कुल है। और इसी फर्क को नापने के लिए हमें अपने अगले विचार शक्ति यानी पावर की जरूरत पड़ती है। कार्य तो दोनों ही मामलों में बराबर हुआ क्योंकि बक्सा उतनी ही ऊंचाई तक गया, लेकिन जिसने ये काम 1 मिनट में किया उसने अपनी शक्ति ज्यादा इस्तेमाल की। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शक्तिशाली इंजन और एक कमजोर इंजन दोनों एक कार को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। यानी दोनों बराबर कार्य करेंगे। फर्क सिर्फ इस बात का होगा कि शक्तिशाली इंजन ये काम बहुत जल्दी कर देगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शक्ति का मतलब ही है कि आप कितनी तेजी से कार्य कर रहे हैं या कितनी तेजी से ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी इकाई वॉट है, जो हमारे बिजली के बल्बों पर भी लिखी होती है। 100 वॉट का बल्ब 10 वॉट के बल्ब से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो हर सेकंड ज्यादा ऊर्जा को प्रकाश और गर्मी में बदलता है। और हॉर्स पावर का भी बहुत जिक्र होता है, खासकर गाड़ियों के मामले में। हाँ, हॉर्स पावर एक पुरानी लेकिन बहुत प्रचलित इकाई है। ये लगभग 746 वॉट के बराबर होती है। ये हमें एक सहज अंदाजा देती है कि कोई मशीन कितनी शक्तिशाली है। तो अगली बार जब आप किसी कार के इंजन की हॉर्स पावर सुने तो समझ जाइए कि ये उसकी कार्य करने की रफ्तार बताने का एक तरीका है। तो कार्य हो गया, शक्ति भी समझ आ गई। अब आते हैं उस चीज पर जो इन सब के पीछे है, ऊर्जा। इसे कार्य करने की क्षमता कहा जाता है। यह इन तीनों में सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी अवधारणा लगती है मुझे। ये इन सब का स्रोत है। ऊर्जा वो अदृश्य मुद्रा है जिसे खर्च करके ही कोई कार्य किया जा सकता है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई एक ही है, जूल। ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ऊर्जा कई अलग अलग रूपों में आती है ना? हाँ, और यही इसकी सबसे खास बात है। ये अपना रूप बदल सकती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो ऊर्जा का एक रूप है। जब हम बल्ब जलाते हैं तो वो बिजली प्रकाश और गर्मी ऊर्जा में बदल जाती है। बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है जो टॉर्च में प्रकाश ऊर्जा बन जाती है। लेकिन आज हम खास तौर पर 2 तरह की यांत्रिक ऊर्जा पर ध्यान देंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, इसका मतलब है छिपी हुई या संभावित ऊर्जा। बिल्कुल। ये किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसके आकार की वजह से जमा हुई ऊर्जा है। मुझे बचपन की बात याद आती है जब हम गुलेल से खेलते थे। हम गुलेल की डोरी को जितना ज्यादा पीछे खींचते थे पत्थर उतना ही दूर जाता था। तब मुझे नहीं पता था कि मैं असल में उस खींची हुई डोरी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भर रहा था। जैसे ही मैं डोरी छोड़ता वो सारी जमा ऊर्जा पत्थर को मिल जाती। और धनुष बाण में भी यही होता होगा। हाँ, और ऊंचाई पर रखी चीज में भी तो स्थितिज ऊर्जा होती है। हाँ, उसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब आप किसी गेंद को जमीन से ऊपर उठाते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं और यह कार्य उस गेंद में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। आप उसे जितनी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएंगे उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा जमा होगी और जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो ऊर्जा अपना रूप बदलना शुरू कर देगी। और वो दूसरे रूप में बदलेगी जो है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। एकदम सही। गतिज ऊर्जा यानी गति थी ऊर्जा। जैसे ही आप ऊंचाई से गेंद को छोड़ते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। वो तेज और तेज होती जाती है। किसी भी चलती हुई चीज में गतिज ऊर्जा होती है। एक बहती हुई नदी, एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, सब में। इसका सूत्र भी बहुत दिलचस्प है। उसमें वेग यानी रफ्तार का वर्ग v² आता है। इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। गतिज ऊर्जा का सूत्र बताता है कि ऊर्जा रफ्तार के वर्ग के साथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी कार की रफ्तार 20 से दोगुनी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं तो आपकी कार की गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी और उसे रोकने के लिए 4 गुना ज्यादा नेगेटिव कार्य करना पड़ेगा। यानी ब्रेक को 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। यही वजह है कि हाईवे पर तेज रफ्तार में होने वाली मामूली टक्कर भी इतनी विनाशकारी होती है। रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा ऊर्जा में बहुत बड़ा उछाल लाता है। अब ये सारे टुकड़े जुड़ने लगे हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है और इस बदलाव को हम कार्य कहते हैं। और यह बदलाव कितनी तेजी से होता है, यह शक्ति है। आपने पूरी कहानी को एक लाइन में समेट दिया।
और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। यह बस इतना कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में आए बदलाव के बराबर होता है। चलिए इसे उस गोली वाले उदाहरण से समझते हैं जो हमारे स्रोतों में है, वो इसे बिल्कुल साफ कर देगा। जरूर। मान लीजिए एक गोली बहुत तेज रफ्तार से हवा में उड़ रही है, उसमें बहुत सारी गतिज ऊर्जा है। अब वो एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और उसमें धंस कर रुक जाती है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ लकड़ी के गुटके ने गोली पर नेगेटिव कार्य किया। उसने गोली के चलने की दिशा के खिलाफ एक रोकने वाला बल लगाया और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार लकड़ी ने ठीक उतना ही नेगेटिव कार्य किया जितनी गोली की शुरुआती गतिज ऊर्जा थी। उसने गोली की सारी ऊर्जा को छीन लिया और उसे गर्मी और ध्वनि में बदल दिया और गोली रुक गई। और अगर गुटका थोड़ा पतला होता और गोली उसे पार कर जाती? ये और भी दिलचस्प है। तब लकड़ी का गुटका नेगेटिव कार्य तो करता, लेकिन सिर्फ अपनी मोटाई के बराबर दूरी तक। वो गोली की सारी ऊर्जा नहीं छीन पाता, तो गोली दूसरी तरफ से निकलती, लेकिन अब उसकी रफ्तार कम हो चुकी होती, क्योंकि उसकी कुछ गतिज ऊर्जा लकड़ी को भेदने के कार्य में खर्च हो चुकी होती। हम इस प्रमेय का इस्तेमाल करके ये भी पता लगा सकते हैं कि गोली दूसरी तरफ से किस रफ्तार से निकलेगी। ये तो सच में एक जासूस की तरह है। हम कार्य को देखकर ऊर्जा के बदलाव का पता लगा सकते हैं और ऊर्जा को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कितना कार्य हुआ होगा। और इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा, सबसे मौलिक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। जब आप टॉर्च चलाते हैं तो आप प्रकाश बना नहीं रहे होते, आप बस बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और गर्मी ऊर्जा में बदल रहे होते हैं। एक पेंडुलम जब झूलता है तो वो लगातार अपनी स्थितिज ऊर्जा जो किनारों पर होती है और गतिज ऊर्जा जो बीच में होती है, इनके बीच अदला बदली करता रहता है। ऊर्जा बस अपना रूप बदलती है, एक खाते से दूसरे खाते में जाती है, लेकिन कुल जोड़ हमेशा वही रहता है। तो आज हमने अपनी पहेली से शुरुआत की और देखा कि एक सैटेलाइट शून्य कार्य क्यों करता है। फिर हमने समझा कि कार्य असल में ऊर्जा का लेनदेन है, शक्ति उस लेनदेन की रफ्तार है, और ऊर्जा वो मुद्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। ये तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये भौतिकी की सबसे सुंदर और सुसंगत प्रणालियों में से एक है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने गोली के उदाहरण में देखा कि ऊर्जा गर्मी में बदल गई। हमारे स्रोतों में घर्षण यानी फ्रिक्शन का भी जिक्र था। असल दुनिया में जब भी कोई मशीन चलती है तो घर्षण या हवा के प्रतिरोध जैसे बलों की वजह से कुछ ऊर्जा हमेशा गर्मी या आवाज के रूप में, कह सकते हैं, बेकार चली जाती है। हाँ, और यही असली दुनिया की चुनौती है। भले ही ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित हो, हमारे मशीनों के लिए उपलब्ध उपयोगी ऊर्जा हमेशा कम होती जाती है। यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है जिस पर सोचने के लिए श्रोताओं को छोड़ा जा सकता है। इंजीनियर और वैज्ञानिक हमारी मशीनों को, चाहे वो कार का इंजन हो या एक पावर प्लांट, ज्यादा कुशल यानी एफिशिएंट बनाने के लिए इस अनिवार्य ऊर्जा हानि से लगातार कैसे जूझते हैं। दक्षता की यही खोज है जो हमारी पूरी तकनीक को आगे बढ़ाती है।